बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार के हफ्तेवारी इज्तिमा का टॉपिक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम है। इस लेक्चर को डिलीवर किया है डॉक्टर अबू सालेह शरीफ साहब ने। अबू सालेह शरीफ साहब हिंदुस्तान के जाने-माने इकोनॉमिस्ट और डेमोग्राफर हैं। इस वक्त वो प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर रिसर्च एंड डिबेट्स इन डेवलपमेंट पॉलिसीज CRDDP न्यू दिल्ली के। इससे पहले वो जनाब मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान 2004 से लेकर 2006 तक मेंबर सेक्रेटरी रहे हैं। इससे पहले वो 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी फॉर कंसल्टेशन ऑफ सिचुएशन इन आंध्र प्रदेश के मेंबर रहे हैं। इससे पहले वो 1994 से लेकर 2011 तक चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, सीनियर फेलो रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ। आज के मौजू में डॉक्टर साहब ने मुसलमानों के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या इकोनॉमिक बदहाली के ऊपर खुलकर गुफ्तगू की है। इसमें उन्होंने उसके हिस्टोरिकल यानी कि तारीखी पस मंज़र पर गुफ्तगू की है और बताया है कि क्या तारीखी पस मंज़र रहे हैं, क्या तारीखी पस मंज़र थे जिसमें मुसलमान इकोनॉमिक बदहाली का शिकार हुए और जिसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। उसके अलावा इन्होंने अपने इस लेक्चर में उस बदहाली की इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि अंदरूनी और बाहरी जो रीजंस हैं, वजूहात हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू की है और बताया है कि ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसके लिए सरकार और दूसरे जो बाहरी अवामिल हैं वो जिम्मेदार हैं और कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसमें कम्युनिटी और खुद उसके अंदर की चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा आखिर में उन्होंने कई बहुत अहम मशवरे दिए हैं जिसके ऊपर अमल कर कर एम्पावरमेंट के सफ़र को बेहतर तरीके से और कामयाबी के साथ तय किया जा सकता है। इस लेक्चर में बहुत सारी ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिससे हमें इख्तलाफ हो सकता है, जिसमें हम कई सारे सवालात उठा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह के प्रोग्रामों में, इस तरह के लेक्चर्स में बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू होती हैं जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि बहुत सारी राय की जो डिफरेंस है वो होता है और ये हमारे सीखने के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर लोगों को बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया। कि मुसलमान जो हैं एक जनरलाइज टर्म्स में मैं बताऊंगा, वो इसलिए कि मुझे पता है कि आजकल पर्टिकुलरली बीजेपी की दूसरी गवर्नमेंट, तो पहले 5 साल गुजर गए बीजेपी के, अब ये दूसरा जो गवर्नमेंट है उसमें भी 1-1.5 साल शायद गुजर गया है। तो इन दौरान जो मुसलमानों को कुछ धक्का पहुंचा लगता है, उनके दिमाग में कुछ नए सवालात आए हैं और ये भी मुसलमान अक्सर सोचता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है और बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं जो मुस्लिम्स को दरकिनार करते हैं, उसको अलग रखते हैं, उसका जिक्र नहीं होता है, उनके बारे में इजहार नहीं होता है। सोचते होंगे मगर उसका इजहार नहीं होता है, और सोचते भी हैं तो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ के बारे में सोच रहे हैं। प्रो मुस्लिम पॉलिसीज़ या मुस्लिम्स को नेशनहुड में इंटीग्रेट करने के लिए मैं समझता हूं कि वो कॉन्सेप्ट के मुसलमानों को इंटीग्रेट करो वो भी गलत है। मुसलमान को इंटीग्रेट करने की क्या ज़रूरत है? पहले से तो मुसलमान इंडिया में पैदा हुआ है, वहीं मर रहा है, तो इंटीग्रेशन का सवाल। लोग कहते हैं कि मुसलमानों को इंटीग्रेट करना चाहिए। क्या इंटीग्रेट करना चाहिए? मुसलमान ही तो हिंदुस्तान को बनाया, हिंदू कहाँ बनाया? हिंदू जो था, हिंदू तो रूल नहीं किए। ऑलमोस्ट क्लोजर टू 1000 ईयर मुस्लिम्स का रूल रहा। तो पॉलिसीज़ मुसलमानों ने बनाई, बाद में ब्रिटिश आए, बाद में इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट में सब लोगों को, कोई भी ज़ात, कोई भी पात, कोई भी रिलीजन, सबको एक सा यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी का एहसास दिलाया इंडिपेंडेंट इंडिया ने। और इंडिपेंडेंट आप कहते हैं कि मुसलमानों को इंटीग्रेट करो, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये खुद सोच जो मुस्लिम्स के बारे में सोच रहे हैं उनके कॉन्ट्रडिक्शंस हैं दिमाग में। मुस्लिम पहले ही इंटीग्रेटेड है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमान तो पाकिस्तान जाना चाहिए था, ये क्यों रह गया? ये भी गलत सोच है। पाकिस्तान शायद मुसलमान लोग वहाँ गए क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग मुसलमान रहते थे। जो माइग्रेंट हुए वो पॉपुलेशन कंपेयर टू द पॉपुलेशन विच इज़ ऑलरेडी देयर इज़ वेरी स्मॉल।
ऑल्दो एज ए मैटर ऑफ माइग्रेशन इट इज ए लार्ज पॉपुलेशन। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा तादाद में माइग्रेंट होना आज़ादी का माइग्रेशन है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट हुए इस बॉर्डर से उस बॉर्डर को। मगर समझो कि मैं यहाँ बेंगलुरु में हूँ, मैं यहीं पे मागड़ी में पैदा हुआ, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है पहाड़ियों में, तो मेरा पाकिस्तान से क्या नाता है? पंजाब में मुसलमान थे, वो चले गए, थोड़े शहरों में, लखनऊ में, दिल्ली में थोड़े मुसलमान थे जिनके पास पैसे थे, प्लेन टिकट खरीद सकते थे, ट्रेन टिकट खरीद सकते थे। बाद में ट्रेनों में भी बहुत सारी वो हो गई मारधाड़, तो लोग जाना बंद कर दिए। तो कितने लोग इंडिया से पाकिस्तान को गए? सिर्फ पंजाब से, पाकिस्तान साइड पंजाब से मुसलमान गए। बाकी के जो कंट्री है, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, शहरों से कम लोग गए। उसकी संख्या उतनी नहीं है कि जो मुसलमान रह गए उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़े। लोग कहते हैं कि अरे इंडिपेंडेंस में सोचने वाले खाते पीते लोग सब पाकिस्तान चला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का मुसलमान वैसा ही है जैसा पहले था। कुछ लोग गए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और मुसलमान ये नहीं चाहता था कि हम सब पाकिस्तान जाएं। कोई कुछ 10, 15, 50, 100 में भी 1000, 2000 लोग की सोच होगी, मगर जो मुसलमान रह गया इंडिया का, वो अपने ही सोच और अपने ही डिसीजन से अपनी मातृभूमि में, अपने इंडिया में रहा है। और उस लिहाज से मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रीट लैंग्वेज बताऊंगा। भारत जो है किसी के बाप का नहीं है, मेरा भी है। मैं यहाँ पैदा हूँ, मैं यहाँ का वासी हूँ, और ये मेरा उतना ही है जो तुम सोच रहे हो, बोल रहे हो मुझे कि ये तुम्हारा नहीं है। अब ये भावना और ये सोच हर मुसलमान बच्चे में आना है, मगर जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो डिस्कोर्स बदल रहा है। तो मुसलमान वो होता है ना, डर गया है। लोग बोलते हैं एक रिएक्शन है, अगर रास्ते में जा रहे हो सडनली एक सांप आ जाए तो आदमी क्या होता है? डर जाता है, रुक जाता है, आंखें खुली हो जाते हैं। उसे पता नहीं होता है कि पीछे भागूं आगे भागूं। तो मुसलमान की वो हालत हो गई है, उसे पता नहीं क्या करना है। तो ये इंट्रोडक्शन है मेरा कि इतने बड़े मुल्क में पॉलिटिक्स बदलती रहती है। बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, 1.4 बिलियन, चाइना से भी ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन होने वाला है। और जैसा पिछले 60 साल में चाइना का इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, वो प्रोग्रेस इंडिया में 25 साल से शुरू हुआ है। चाइना में 60 साल पहले शुरू हुआ था। राजीव गांधी और उस वक्त राव, जो नरसिम्हा राव थे, उस वक्त इंडिया लिबरेशन में आया, मतलब ये ग्लोबलाइजेशन में आया। तब से यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन और हालात सुधर रहे हैं। मगर चाइना में ये 60 साल पहले हो गया था, इसीलिए चाइना वहाँ पहुँच गया। चाइना अभी इतनी ऊपर पहुँच गया कि वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, और अमेरिका डर के उसके पीछे हमले की कोशिश कर रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। मगर अमेरिका ये नहीं समझता कि चाइना जो भी कम्युनिस्ट हो, जो भी हो, मगर वो बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचा है। जो काम अमेरिका को 200 साल लगे पहुँचने में, वो चाइना को 50 साल के अंदर पहुँच गया। और इंडिया हो सकता है कि अगले 30, 40, 50 साल में इंडिया भी चाइना जैसा बनेगा। वो उस वक्त बनेगा जब हमारे कंट्री में हालात अच्छे हों। क्या अच्छे हालात हैं? कि सब लोग, सब बच्चे, सब महिलाएं, हर कोई जो यहाँ वासी है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, काम काज करने की, पढ़ने लिखने की, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो इंडिया भी चाइना जैसा बन सकता है। मगर आज की सोच बीजेपी की यह है कि हम ऑलरेडी चाइना को हम फाइट कर सकते हैं, उसको साथ हम हम इक्वालिटी पे लाते हैं। हम फ्रांस से प्लेन लाएंगे और हम उड़ाएंगे चारों तरफ, और चाइना को हम हावी करेंगे। मेरे ख्याल से ये सिंपलिस्टिक व्यू है। बड़े कंट्रीज चंद प्लेनों से डरने का इश्यू नहीं है। ये चंद प्लेन जाके बम डाल सकते हैं, कुछ लोग वहाँ पे मरेंगे, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। प्लेन को भेज के बम डालना बहुत मामूली चीज़ है। आजकल तो ड्रोन्स बच्चे कर सकते हैं, वो नए ड्रोन्स आ गए हैं, बच्चे ड्रोन्स उड़ा सकते हैं, वैसे ड्रोन्स आ गए हैं। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है।
मसला ये है कि आप अपने कंट्री को, जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, भिन्न जाति के लोग, कुछ लोग खरियों में, देहातों में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ पहाड़ों में रहते हैं, कुछ जंगल बियाबान में रहते हैं, सब लोगों की उन्नति के साथ आपको बढ़ना है। उसको कहते हैं प्रोग्रेस और पावर। पावर उस वक्त आएगा इंडिया में जब इंडिया में पॉवर्टी कम होगी। पावर उस वक्त आएगा, बुलेट ट्रेन डालने से पावर नहीं आएगा। मगर अगर गरीब, पर्टिकुलरली हमने इस कोविड पेंडेमिक में देखा है कि जो गरीब था और गरीब हो गया। मैं देख रहा हूं कि यहाँ एक दिन की नौकरी चाकरी नहीं मिलती, जो भी मिलती है वो काम करने के लिए रेडी है मगर काम नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो भी बहुत, एक साल के अंदर बहुत उसका इनकम कम हो गया, उसकी आमदनी कम होगी, फैक्ट्रीज बंद हो गए और नए फैक्ट्रीज खुलने में दिक्कतें आ रहे हैं कि अरे भाई हम फैक्ट्री खोलेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा या नहीं बिकेगा मालूम नहीं। ये सिर्फ चावल, गेहूं, टमाटर, आलू और प्याज की बात नहीं हो रही, जिसको हर इंसान को ज़रूरत है, जितना भी आप उगाओगे वो मार्केट में उसका डिमांड है। उसके बाद हमको ये पता नहीं कि अगर हम समझो कि स्कूल ओपनिंग होने के टाइम आएगा तो कंपनियां पेन, पेंसिल ये सब बनाते हैं, बुक्स, मगर ये पता नहीं कि अब उसी मिकदार में वो बनाए जो पहले बनाते थे तो वो मार्केट में सेल होगा या नहीं, लोगों को पता नहीं है। उसके कई वजूहात हैं, क्योंकि अभी एजुकेशन का तरीक़ा बदल गया, ऑनलाइन हो रहा है। स्कूल के बैग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब घर में बैठ के कंप्यूटर में पढ़ने लगे हैं बच्चे, कंप्यूटर में लिख लेते हैं नोट्स, अभी पेन और पेपर जा रहा है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल आविष्कार यानी इन्वेंशंस हो रहे हैं जिससे हमारी रहन सहन का तरीक़ा बदल जाएगा। अब हमको ये देखना है कि ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो आ रहा है उससे क्या हर कम्युनिटी जो रहती है उसको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं तवज्जो लाना चाहूँगा मुसलमानों को कि अभी से इसी वक्त, एक ज़माना ऐसा था जब मैं छोटा था, हर कोई जाके टाइपिंग सीखता। क्या कर रहे हो? स्कूल जाता था, कॉलेज भी जाता था, मदरसा मकतब भी जा रहे थे, मगर बाद में टाइपिंग सीखने लगे। क्यों? अरे टाइपिंग वॉज ए न्यू टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। कम्युनिकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए टाइपिंग, जो हाथ से लिख के जो हम दरख्वास्तें देते थे, एप्लीकेशन देते, वो ख़त्म हुआ, टाइपराइटर आ गया। अब टाइपराइटर का ज़माना गया। कोई नए बच्चे आज की कोई टाइपराइटर की सूरत देखे हैं क्या? आज तो कंप्यूटर और लैपटॉप का ज़माना है। तो ये जो है, इसी के अंदर फ्यूचर बिजनेसेस भरे हुए हैं, फ्यूचर एजुकेशन भरा हुआ है, फ्यूचर का हेल्थ और सेहत बनी हुई है। हर चीज़ कंप्यूटर्स के द्वारा आगे होगी। मुझे मालूम है कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें बहुत अच्छा कनेक्टिविटी चाहिए, वाईफाई सिस्टम चाहिए, फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए, 4G 5G चाहिए, ये सब आएगा। मगर वो कुछ लोग ही उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो महंगा भी है और हर जगह नहीं पहुंचा है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी है कि नए स्कूल्स तो बनाने हैं, हमें ये नहीं कहता कि स्कूल नहीं बनाना है, मगर फ्यूचर 20 साल का अंतर देखेंगे, 10, 15, 20 साल का, तो स्कूल सिस्टम ख़त्म होगा या कम हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ेगा, घर में खुद बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम घर में बैठ के दे सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं अभी इंडिया में भी होना चाहिए, फॉरेन में हो चुके हैं वहाँ ऑनलाइन वगैरह, और कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कोविड आके एक टेस्ट दे दिया कि क्या हम एजुकेशन को, फॉर्मल एजुकेशन को घरों तक पहुंचा सकते हैं। वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं और इंडिया उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है और उस पर तवज्जो देना है। सिर्फ ये नहीं कि ये ऑनलाइन आप जयनगर में दे दो, इंदिरा नगर में दे दो जहाँ रिच लोग रहते हैं, और यहाँ जो स्लम्स हैं, जो ज़्यादातर जहाँ मुस्लिम्स रहते हैं, वो बहुत पावर्टी स्ट्रिकन एरिया हैं, जैसा कि टैनरी रोड है, जैसा मैसूर रोड है। उस तरह के माहौल में भी बच्चों तक
ये सुविधाएं पहुंचाना ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है और मुसलमानों को डिमांड रहना चाहिए गवर्नमेंट से। सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, आप जो भी पढ़ाओ, अरबी पढ़ा लो, उर्दू पढ़ा लो, कन्नड़ पढ़ा लो, साइंस पढ़ा लो, मैथमेटिक्स पढ़ा लो, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाओ। हर मस्जिद को एक स्मार्ट क्लासरूम लगाओ। मुझे मालूम है एक मस्जिद बनी, मैं छोटी थी, आगे पीछे का ज़मीन ख़रीदा, मस्जिद बड़ी बनी, वो भी कम पड़ गई, तो आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बल अल्लाह आपको दें और बढ़ाए, मुझे उसे चिंता नहीं है। उसके साथ आपको स्मार्ट क्लासरूम भी बनाएं, उसके साथ आपको आंगनवाड़ी सेंटर बनाएं, अपने मस्जिद को एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनाएं। जब तक मुसलमान ये नहीं करेगा, मुसलमान गंदी नाले में पड़ा रहेगा। क्यों? जिसके पास पैसे हैं वो मुसलमानों में भी वो यूज़ करेंगे, जिसके पास पैसे नहीं वो यूज़ नहीं करेंगे। तो मुसलमान वहीं गड्ढे में रहेगा, वहीं चरंडियों में पलेगा बच्चा वो स्लम्स में। तो ये है जो हमें इम्पोर्टेंट है। जब तक ये नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में उसका भागीदारी नहीं बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट में भागीदारी बढ़ना, बच्चे को कंप्यूटर सिखाओ। जैसा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, टाइपिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, बहुत सारे मुसलमान टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाए उस ज़माने में जब हम छोटे थे 70s 80s में। उस तरह से हर गली गली में कंप्यूटर को एजुकेशन देने के वो खोलना चाहिए। अभी ऑनलाइन सेंटर्स कहो या कंप्यूटर एजुकेशन कहो, इसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। तो अभी जो है मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, पर्टिकुलरली इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद वोटिंग सिस्टम में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो हमें अधिकारें दे गए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने, गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी पार्टी की हो, जब गवर्नमेंट बनती है, पावर में आती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आदेश, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स के द्वारा अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज देने हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऐसी चीज़ है इंडिया की जो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको ड्राफ्ट बनाया, पेश किया। वो लिखने से पहले बहुत बड़े विद्वान थे, वो लंदन गए। मैं आजकल वाशिंगटन में रहता हूँ, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स का डायरेक्टर हूँ मैं। तो मैं वहाँ जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, वहाँ पे मैं वक्त गुजारा और पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विजिट कर चुके थे अमेरिका जाके। किस लिए? उनको अमेरिका में जो सोशल रेवोल्यूशन आया था, अमेरिका में जो ब्लैक एंड वाइट के इश्यूज कन्फ्रंटेशन चल रहे थे, लिंकन के ज़माने में जब स्लेवरी का खात्मा हुआ था, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो चीज़ों को स्टडी करने के लिए वो अमेरिका भी जा चुके थे। तो इतना बड़ा रिसर्च करने के बाद, इतनी भिन्नता जो हमारे कंट्री में है, डाइवर्सिटी जो कहते हैं, वो डाइवर्स पॉपुलेशन को सबको इक्वालिटी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी स्कीम बनाई कि जो जिनको पहले दलित कहा जाता था, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे, जो आज उनको शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, जो हज़ारों साल से जिसको जो एक हिंदू कास्ट सिस्टम के अंदर उनको सबसे नीचा दर्जा मुहैया था, उसको ओवरकम करने के लिए अंबेडकर उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए। जो गवर्नमेंट के पास खर्च होते हैं, पैसे होते हैं, बजटरी पैसे होते हैं, मुहैया होते हैं, उसमें एक परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से उनके लिए अलग कर दिया जाए और उन्हीं के ऊपर वो पैसा खर्च किया जाए, यानी टारगेटेड एक्सपेंडिचर किया जाए। ये अंबेडकर जी ने किया, ये बहुत अच्छी चीज़ की। और उस ज़माने में सोच रहे थे कि ये 10 साल करेंगे, 10 ईयर्स, तो शायद सब लोगों को बेनिफिट आएगा। बाद में हमने देखा, अभी इंडिया आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, दलित की कंडीशन वहीं की वहीं है रिलेटिव टू अदर
अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी। तो 10 साल में वो ओवरकम करने का जो ख्वाब अंबेडकर जी ने देखा था वो 70 साल में पूरा नहीं हुआ है। उसका मतलब है कि ये इस तरह का रिजर्वेशन मेरे ख्याल से कंटिन्यू होना चाहिए और उसको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ले जाना चाहिए। और सच्चर कमेटी लिखते वक्त मैंने कुछ डेटा मैंने एनालाइज किया, जो लास्ट पन्नों में ग्राफ के मातहत मैंने ये ग्राफ्स, जो भी सच्चर कमेटी जानते हैं इन ग्राफ को देखिए, पीछे हर स्टेट के लिए मैंने ये ग्राफ बनाए हैं। इन ग्राफों में मैंने ये फर्स्ट टाइम इंडिया में पता लगाया कि दलित लोगों को रियली उसका बेनिफिट एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन का बेनिफिट नज़र आ रहा है। उसका प्रूफ मैंने सच्चर कमेटी में दिया है। उसी वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने, ये कई लोग नहीं जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुसलमान लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। नेहरू जी, हमारे अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, यहाँ तक महदूद है मुसलमानों का लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग। मगर ये हमने पता लगाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा कि अरे मुसलमान भी बहुत गरीब है, उनको कुछ करना चाहिए, तजवीज़ रखी उन्होंने। उसके बाद डिबेट्स चले और उस ज़माने में जो लीडर्स होते थे मुसलमानों के, वो हमेशा वो पुराने हिस्टोरिकल जो रिच क्लास के थे, राजा महाराजाओं के जो संबंधी थे, मतलब जो वो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अरे मुसलमान को क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ये डिबेट्स हमने देखे हुए हैं कि उस वक्त के मुसलमान लीडर ने ये कहा था, अबुल कलाम आज़ाद छोड़ के बाकी के जो एमपीस, कोई एक महिला बैठी हुई थी, वो कोई ख़ानदान थी, उन्होंने कहा मुसलमानों को नहीं चाहिए। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हिमसेल्फ इस चीज़ को उभारना चाहा कि मुस्लिम्स शायद को प्रोटेक्शन देना है, तो मुस्लिम लीडरशिप ने उसको मना कर दिया। मगर एक चीज़ कम से कम नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने ये कही कि मुस्लिम्स की आइडेंटिटी और उनका कल्चर बरकरार रखने के लिए उनके लिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनने का सेपरेट मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में लिखा गया। अब उसके बेसिस से कई स्टेट्स में मुस्लिम मैनेज्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। वो दो तरह के हैं, एक वो मदरसे बनाने लगे उसके बेसिस पे, मगर मदरसों के लिए कोई मेजर गवर्नमेंट का परमिशन ये वो ज़रूरत नहीं थी, मदरसे बना लिए। कुछ इंटेलिजेंट बिजनेसमैन टाइप पीपल ने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं बनाए, कॉलेजेस बनाए, टेक्निकल कॉलेजेस बनाए। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, यानी तेलंगाना में बेंगलोर, तमिलनाडु में टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, महाराष्ट्र, बॉम्बे, यहाँ पे मुस्लिम्स ने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी के बेसिस पे, माइनॉरिटी एजुकेशन बेसिस पे उन्होंने बनाए। मगर इंडिया में माइनॉरिटी तो 15% है, मुस्लिम तो 15% है। क्रिश्चियंस अपने खुद के इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, उनको अपने लिए दूसरे कॉलेजेस को जाने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट एजुकेटेड पीपल इंडिया क्रिश्चियन कम्युनिटी के कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। सिख्स पंजाब में रहते हैं, कुछ मखसूस एरिया में वो अपने एजुकेशन सिस्टम बनाए हैं। तो ब्रॉडली माइनॉरिटीज़, यही मुस्लिम कम्युनिटी ही एक ऐसी माइनॉरिटी है जिसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ गई। मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि माइनॉरिटीज़ क्या हो गए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से थोड़ा अलग हो गए। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे अल-अमीन कॉलेज बना दी। अब अल-अमीन कॉलेज जाके लोग पढ़े, थोड़ा मुस्लिम ओरिएंटेड है, माइनॉरिटी ओरिएंटेड है, तो क्या हर मुसलमान बच्चा अल-अमीन कॉलेज जा पाया क्या? कुछ बच्चे, मे बी 1% बच्चा भी अल-अमीन कॉलेज नहीं गया, तो बाकी के बच्चे कहाँ जाना है? तो मुसलमान के दिमाग में ये आना आज भी ज़रूरी है कि अगर एजुकेशन करना है तो गवर्नमेंट सिस्टम जो एजुकेशन बनाया है उसी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमानों को जाना है। आप माइनॉरिटी एजुकेशन के पीछे भागेंगे
तो हो सकता है कुछ बच्चों को उसका बेनिफिट मिला है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ है, मगर हर मुसलमान बच्चे को तो नहीं होगा। उसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों में भी हो गया बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, दूसरी बात, अब माइनॉरिटी के नाम से एजुकेशन बना दिया और आप इतने इतने मोटे फी लेते हैं, लाखों के डोनेशंस लेते हैं। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की इसलिए दी कि कम्युनिटी अपने गरीब लोग जो हैं उनको एजुकेशन देने के लिए उसका इस्तेमाल करो। अब उस द्वारा आपने कुछ मदरसे बना दिए, मदरसों में आपने खाना पीना दे दिया, बच्चों को ज़िंदा रखा और बाद में कुरान रटाया आपने और मस्जिदों में छोड़ दिया। मगर ये जो दूसरे बने वो पैसे कमाने लगे, मनी मेकिंग मशीन्स। तो उसमें कौन सा गरीब बच्चा जाके पढ़ा है, मुझे हिसाब दीजिए। आज मुसलमान जो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, आप मुझे हिसाब दीजिए कि आपने कितने गरीब बच्चों को पढ़ाया अपने कॉलेजेस में। अगर मैं ये इवैल्यूएशन करने लगूंगा, आप सब अपने घर छोड़ के भागेंगे, क्योंकि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा और जो आपका अल्लाह आपको बताया कि गरीबों के ऊपर नज़र रखो, वो आपने नहीं किया है। अब जाके देखिए, अब कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में जाइए, टोटल समझो 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको 50-60 बच्चे मुसलमान लगेंगे, बाकी के पूरे नॉन मुस्लिम पढ़ रहे। तो आपने माइनॉरिटी के नाम से क्यों बनाया? माइनॉरिटी के नाम से बनाया, माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी पढ़ रहा है उसके अंदर। तो ये धोखाबाजी किसने की? गरीब मुसलमानों का पेट किसने चुराया, पेट किसने मारा? आपने। तो अभी भी टाइम है, समझ जाओ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तवज्जो मुसलमानों पे कम हो गई है। तो ये फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को कि आप अपने आप को दोबारा इन्वेंट कीजिए सोशल सर्विस में। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आप ही कर सकते हैं जो काम ये दूसरे कोई नहीं कर सकते। दूसरों को उतनी मैनेजमेंट करना, पैसे लगाना नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अपने कॉलेजेस बनाएं, कॉलेजेस की जगह आप जुए के अड्डे और शराब खाने भी खोल सकते थे, आपने नहीं खोला। इसीलिए मैं आपसे बहुत विनती से खुश हूँ। मेरा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, मगर आप अपने आप को इन्वेंट कीजिए, एजुकेशन मुसलमानों को दीजिए और उसके अंदर गरीबों के बच्चे जो आजकल पढ़ने के लिए आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि गरीब घरों में अच्छा पढ़ने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में गरीब जिनके घर में खाना और पीने के लिए पैसे नहीं हैं, वो फ्री मेडिकल वो नीट वगैरह एग्ज़ाम लिख के वो फ्री सीट कहते हैं, मुझे वो डिटेल्स मालूम है। उसके अंदर एक बच्ची को मैंने देखा, पाँव में चप्पल नहीं है, बुर्का पहनी हुई है। मैंने क्या हुआ, उसका नीट का वो हो गया, सिलेक्शन हो गया, वो डॉक्टर बनने वाली है। तो ये बच्चे हमारे गरीबों के घर में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर तवज्जो दीजिए। सिर्फ आप पैसे कमाने में लगे। सो यू हैव टू री इन्वेंट, दिस इज व्हाट द कम्युनिटी हैज़ टू डू। कंप्यूटर एजुकेशन और माइनॉरिटी एजुकेशन का नया डायमेंशन, नई मिशन, नई विजन, ये आप बनाइए। और पर्टिकुलरली आप जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नाम से, हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप तो नहीं है, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। हमारे नाम से भी कई मुसलमान पॉलिटिशियन मुसलमानों के नाम से पॉलिटिशियन बन गए और मुसलमानों का कोई भला नहीं किया। मेरे मुंह से नाम नहीं उगलवाइए, मैं वो नाम नहीं लेने वाला हूँ, मगर मुझे मालूम है कि पॉलिटिकल लीडर मुसलमानों की बेहबूदी के पीछे नहीं लगा। वो मुसलमानों को वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल किया, उसके बाद अपने पर्सनल गेन के लिए वो लग गया। तो मुझे पॉलिटिकल लीडरशिप पे एतमाद नहीं है। अगर मुझे एतमाद है तो ये जो एजुकेशनल जो हॉस्पिटल्स, जो कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अब जो मैं ऑनलाइन मॉडर्न के तरफ तवज्जो ला रहा हूँ, ये हैं हमारे लीडर्स। मगर वो लीडर्स को एक विज़न और एक डेडिकेशन कि हम पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को
मुस्लिम तबके को, ये क्यों मुस्लिम तबका, क्यों इवन नॉन मुस्लिम जो गरीब है उनको हम साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई किसी तरह की गवर्नमेंट हो, कितने ही वो क्या बोलते हैं चोटी वाले चीफ मिनिस्टर बन जाएं जो यूपी में बैठे हुए हैं, अब वो छोटे छोटे चीज़ों को इतने बढ़ा के लव जहाद बोलते हैं। लव जहाद क्या, लव जहाद भी कितने बच्चे शादी हो रहे हैं, अगर होंगे तो वो उनका पर्सनल मामला है, आप कौन होते हैं दखलंदाजी करने के लिए। अब इस तरह के इशू जो नॉन इशू हैं उसको लेके मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं। ये एक पासिंग फेज़ है, ये इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडिया की फ़िलासफ़ी बहुत बड़ी है। हिंदू फ़िलासफ़ी जो लोग, ये जो हिंदूज़ बोलते हैं कि ये हमारा हिंदुज़म है, वो ख़ुद हिंदू नहीं है। हिंदू फ़िलासफ़ी बहुत अजीम है, बहुत बेहतरीन है, बहुत एक्सक्लूसिव है और बहुत इंक्लूसिव भी है। वो पूरी ह्यूमैनिटी की है। ये सिर्फ हिंदू कुछ चोटी वाले ब्राह्मण या कुछ लंबी लंबी दाढ़ी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अभी एक गुरु जैसे लगते हैं, उनकी नहीं है हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म का ईथोस अलग है, कल्चर अलग है, वो समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इंडिया के मुसलमान हैं वो एक ब्रॉड इंडियन इथोस के भागीदार ऑलरेडी हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियननेस जो है वो मुसलमानों में भरा पड़ा है। ये गलत है कि मुसलमानों को इंटीग्रेट करो, तुम सेपरेट तो आपने कर रखा है उनको। सिर्फ जो रास्ते हैं, वो रास्तों में जो हर्डल्स हैं उसको खोलो, वो आएगा आपके पास हर जगह। आर्मी में दाखिला करो, वो पाकिस्तान में जाके बम डाल के आएगा। मैं मेरे बेटे को भेजूंगा, इंडिया की तरफ से हम पाकिस्तान को बम डाल के आएंगे, मगर आप उसका मौका दो तब ना, आप मौका ही नहीं देते। ये गलत इश्यूज़ पे गुमराह करते हैं मुसलमानों को। मैंने अपने रिसर्च के द्वारा ये प्रूफ दिया है कि इंडिया का मुसलमान इंडिया से गद्दारी कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैं ये भी प्रूफ दिया हूँ कि कई हिंदूस जो हैं वो गद्दारी कर सकते हैं इंडिया से, भारतवर्ष से, मुसलमान नहीं करेगा। मुसलमान ख़तई एंटी इंडियन नहीं हो सकता बाय डेफिनेशन। तो ये मेरे विचार हैं। तो इस पे देखिए, मैं अभी एक प्रैक्टिकल, एक मैंने मॉडर्न एजुकेशन पे तवज्जो लाई, दूसरा विजन एंड मिशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की दिशा बदलने की बात की है। वो किस तरह से बदलना है, कैसे बदलना है, डिबेट्स कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, आप लोग मीटिंग्स कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स को बुला के आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका विजन और मिशन बदल सकता है, जिसमें गरीबों को, मुस्लिम जो गुरबा हैं उनको हम साथ लेके चलें। नंबर 2। नंबर 3 मैं एक चीज़ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आजकल की इकानमी, वो बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी बला है जो अच्छी भी है और अच्छी भी नहीं है। अच्छी इसलिए है कि वो इनकम लेवल्स बढ़ाती है। देखिए, हमारी ही लाइफ में मैं ये नहीं सोचता था कि आज एक ऐसा रोड बनेगा जो बेंगलुरु से एयरपोर्ट तक 4 लाइन, और उसके ऊपर 50 लाख, 60 लाख, 25 लाख के गाड़ियाँ, चमकती गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से और इतने रफ्तारों से हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये अल्लाह की देन है। ये मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे लाइफ में मैं देख सकता हूँ। हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हो रहा है। मतलब ग्लोबलाइजेशन ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी के बेसिस से, जिस कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे उसका आविष्कार, इन्वेंशन होता है और वो पूरी दुनिया को मुहैया करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हर चीज़ बन जाएगी, वो ज़माना ख़त्म हो गया। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है जिसमें बता रहा है कि सब चीज़ इंडिया में होना है। आई एम सॉरी, इंडिया में कुछ नहीं होगा, अभी सब दुनिया में होगा। हर जगह से इंडिया में चीज़ें आएंगी, इंडिया की चीज़ें बाहर जाएंगी। इंडिया से क्या जाएगा उसके ऊपर तवज्जो दीजिए, क्या आएगा उसके ऊपर आपका कंट्रोल है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो आर्टिजानल थे, क्योंकि वो लैंडेड नहीं हैं रिलेटिव टू हिंदूज, हिंदू ज़्यादा लैंडेड हैं, उनके पास लैंड होती है, एग्रीकल्चर करते हैं। मुसलमान कम लोग हैं, तो वो आर्टिजानल लोग होने, आर्टिजान मतलब हुनर, दस्तकार और बिजनेसमैन। तो ये एक मिशन ज़रूरी है, आपका इदारा भी कर सकता है, दूसरे इदारे भी कर सकते हैं, कि
एक तरह के काम करने वाले लोग, जैसा कि मैकेनिक्स हैं, बहुत सारे मुसलमान मैकेनिक लोग हैं, स्कूल गए नहीं, कॉलेज नहीं गए, मगर वो पूरी कार को उल्टा पलट के निकाल के बाहर तोड़ फोड़ के फिर उसको जोड़ के उसको रेसिंग कार बनाते। स्कूल नहीं गया बच्चा, सब तकनीकें जानता है, बहुत इंटेलिजेंट है मुसलमान, टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से समझेगा। ये एक अल्लाह की सबसे बड़ी देन है। ये रिलेटिव टू हिंदू मैं कह रहा हूं, मुसलमान तकनीकी चीजें करता है। वो एक अलग से हिस्टोरिकल कोई चीज होगी जो इन हुनरों में वो पहले से उनके बाप दादा के ज़माने से वो चीज़ें आ रहे हैं। घर में उन चीज़ों पे डिस्कशन होता है, बच्चे उसके ऊपर तवज्जो देते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लोहार है, चुल्हा है, कारपेंटर है, जो भी आर्टिजानल। अब इन आर्टिजान्स को अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस हैं उन लोगों का एसोसिएशन बनाना चाहिए। वो एसोसिएशन के द्वारा गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स का लिंकेज लेना चाहिए। आप मुसलमान ये एक बात समझ लो, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट के पॉलिसीज और बजट से के बगैर कोई कम्युनिटी ग्रो नहीं कर सकती। कई लोग कहते हैं अरे भाई गवर्नमेंट हमारी वो आ गई, एंटी मुसलमान है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें खुद कुछ करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है खुद करना, मगर मैंने बताया ना एक एग्जाम्पल में, आपने ये कलमीन खोली, कितने बच्चों को पढ़ाया, बाकी के बच्चे को कौन पढ़ाएगा? तो गवर्नमेंट के फैसिलिटी और गवर्नमेंट के एसोसिएशन और गवर्नमेंट की तवज्जो के बिना मुसलमान इंडिया में कभी डेवलप नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आजकल के जो यंग बच्चे हैं एसोसिएशंस बनाएं अपने मोहल्लों में। अच्छा, अब ऐसे बच्चे कर सकते हैं कॉलेज गोइंग मुस्लिम चिल्ड्रन ऑफ डीजे हल्ली, एक एसोसिएशन बनाओ, जाके रजिस्टर करो, दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ भी एंगेज करो, अपने एक टीम बनाओ क्रिकेट वाली, जो भी करो ये एक एसोसिएशन बनाओ। यानी मतलब ये कि आप अकेले चीज़ पा नहीं सकते, मॉडर्न सिस्टम वैसा है। तो आपको ये ग्रुप में आना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, उसके ऊपर तवज्जो करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए आउटसाइड वर्ल्ड को, तब जाके आप पूरे कंट्री का भागीदारी का एहसास मिलेगा और दूसरों को भी नजर आएगा अरे ये तो मुसलमान था, हम समझते हैं मुसलमान गेटो में रहते हैं, ये तो मुसलमान लोग हर जगह देखो बिजनेस में आ रहे हैं, वहाँ स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, देखो ट्रेड और इसके त्योहारों में आ रहे हैं। तो आपको मुसलमान की जो खासियतें हैं जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा होने वाला है, उसको उजागर करना है, उसको उभारना है और उसको प्रमोट करना है, तब जाके तो लोग कहेंगे अरे एवरीबडी विल लव मुस्लिम्स बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियन नेशन। अब क्या एहसास हो रहा है? एक एग्जाम्पल, आप यहाँ आए हैं, मैं एक ऐसी जगह हूँ, मुझे मालूम नहीं मेरे अतराफ यहाँ कहाँ मुसलमान के घर हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मैं अकेला यहाँ रह रहा हूँ। मुसलमान ऐसा नहीं रहता, डरता है, वो बोलता नहीं हमारी मस्जिद है, मस्जिद के अतराफ घर है, मुझे अज़ान सुनाई देना है, वहाँ रहूँगा। गेटो बन गया। ये हिंदुस्तान किसका है? आपने गेटो क्यों बना लिया? अपनी गली बना ली। अरे ये क्या बात हुई? ये हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 1.4 बिलियन पीपल रहते हैं, हम उनके एक भागीदार हैं, हम एक हिस्सा हैं, तो हमको हर जगह रहना चाहिए। तो ये माइंडसेट बदलो।